को लेकर खबर लखनऊ से है, जहां लॉकडाउन खुलते ही प्रदर्शन का दौर जारी हो चुका है। इसी क्रम में बड़ी संख्या में अपनी मांगों को लेकर पिकअप भवन अभ्यर्थी पहुंचे। कई भर्ती प्रक्रिया की मांग पर आज धरना दिया गया। आपको बता दें कि धरने में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल हुई। गन्ना पर्यवेक्षक 2016 व अधीनस्थ चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया की मांग पर धरना दिया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि न शासन न सरकार ध्यान दे रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करेगी या नहीं। तो ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जिस तरह से तमाम अभ्यर्थी पहुंचे हैं, सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। एक तरफ कोरोना महामारी में संक्रमण की दर जैसे ही धीमी हुई है, वैसे ही तमाम विभागों के साथ ही पिकअप विभाग में भी अभ्यर्थियों ने बीड़ा उठाया है अपनी मांगों को मनवाने का और यहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहां पर लोग उपस्थित हुए हैं, पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी उपस्थित हुई हैं। और इसके बाद आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ दवाई वितरण के उत्तम स्वास्थ्य के लिए एक अभूतपूर्व पहल दवाई वितरण किट लोगों को मुहैया कराई जाए। कार्यक्रम को हरी झंडी दिखा रहे हैं और इसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। तमाम 18 साल से कम लोगों के लिए दवाइयों की किट तैयार कर ली गई है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए ये तमाम तैयारियां की गई हैं और इसी को आज हरी झंडी दिखाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ये तमाम किट लखनऊ से रवाना हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों और राज्यों के लिए। और ये लखनऊ से लाइव आप देख पा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हैं, जिन्होंने दवाई किट के वितरण के ट्रकों को यहां पर हरी झंडी दिखाई है। तो यहाँ पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, लखनऊ से ये तस्वीरें हैं। तमाम ट्रक भरे हुए हैं 18 साल से नीचे के बच्चों की दवाइयों की किट की जो बात की जा रही है, दवाइयों की वो किट तैयार हुई हैं और इन किटों को उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाना है, बच्चों को बांटे जाना है। तीसरी लहर को देखते हुए ये तमाम तैयारियां पूरी हुई हैं और उसी को हरी झंडी दिखाई है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और ये तमाम ट्रक आप देख पा रहे हैं, इन ट्रकों में 18 साल से नीचे के लोगों के लिए दवाइयों की किट अलग अलग जिलों में सप्लाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के लिए ये किट तैयार की गई हैं 18 साल के नीचे के बच्चों के लिए। जिस तरह से दूसरी लहर में अव्यवस्था के चलते, साथ ही साथ समय पर दवाइयां ना मिलने के चलते भारी संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। दवाइयों का अभाव देखने को मिला, खासतौर से ग्रामीण अंचलों में। ऐसे तीसरी लहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बात की तस्दीक की है कि तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दवाइयों की किट जो तैयार हो चुकी थी ट्रकों में भरकर, ये दवाइयों की किट अलग अलग जिलों में भेजी जा रही हैं, अलग अलग सीएससी पीएससी में पहुंचेंगी। साथ ही साथ उन तमाम लोगों के पास ये किटें पहुंचाई जाएंगी ज़रूरत पड़ने पर, जिनको तीसरी लहर के दौरान इन दवाइयों की ज़रूरत हो सकती है, आवश्यकता हो सकती है। भारी संख्या में आप ट्रकों की कतार देख पा रहे हैं और ये तमाम ट्रक अलग अलग जिलों के लिए रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इन्हें हरी झंडी दिखाई है, उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना महामारी की दूसरी लहर के साथ ही ज़्यादा सतर्कता के साथ काम करती हुई नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद लगभग 40 जनपदों में 40 से 42 जिलों का दौरा किया है, वहाँ लोगों से बातचीत की, कंटेनमेंट जोन से लेकर इंटीग्रेटेड कोविड सेंटर, इन तमाम चीज़ों का निरीक्षण किया। ऐसे में तीसरी लहर को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है। तैयारी पहले से पूरी कर ली गई है। दवाइयों की एक किट ट्रकों में भरकर अलग अलग जिलों में भेजी जा रही हैं, जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि समय से पहले ही तीसरी लहर की तैयारी होगी और दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में हर जिले में, हर सीएससी पीएससी में उपलब्ध होगी, ताकि लोगों को, खासतौर से बच्चों को, स्वास्थ्य को लेकर कोई खतरा ना उठाना पड़े।
और ये सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला जाते हुए आप देख पा रहे हैं। हरी झंडी दिखाई है सबसे पहले ट्रकों को दवाइयों की किट को लेकर। उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। हमारी भी सुनो सरकार को लेकर आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें खबर लखनऊ से है, जहां लॉकडाउन खुलते ही एक बार फिर से प्रदर्शन का दौर जारी हो चुका है। इस क्रम में बड़ी संख्या में अपनी मांगों को लेकर पिकअप भवन में अभ्यर्थी पहुंचे। कई भर्ती प्रक्रिया की मांग पर आज धरना दिया गया। आपको बता दें कि धरने में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल है। गन्ना पर्यवेक्षक 2016 अधीनस्थ चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया की मांग पर धरना दिया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि न शासन न सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करेगी या नहीं। तो एक बार फिर से लॉकडाउन खोलते ही और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद शफी जुड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं कि क्या है पूरा ये मामला। जी मोहम्मद शफी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से तमाम अभ्यर्थी लॉकडाउन खुलते ही धरने पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या मांगे हैं इनकी और साथ ही साथ कितनी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर जुटे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये धरना जो गन्ना पर्यवेक्षण 2016 व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया को लेकर ये लोग पिकअप भवन पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अपनी मांगों को लेकर ये साल भर से परेशान हो रहे हैं। अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आए हुए अभ्यर्थी हैं जो कि अपनी मांगों को रख रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारी के यहाँ इनको भेजा गया है लेकिन परेशान हो रहे हैं। 2016 5 जून को एग्जाम होता है। एग्जाम के बाद 2018 में रिजल्ट निकलता है। फिर रिजल्ट पाने के लिए इनको कई लड़ाइयां लड़नी पड़ती है। फिर उसके बाद रिजल्ट प्राप्त होता है। फिर अब ये नौकरी के लिए तड़प रहे हैं और दर दर भटक रहे हैं। अब जहां धारा 144 लागू है, प्रदेश में किसी तरह का भी प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, उस पर भी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को रख रहे थे, क्योंकि साल भर से परेशान हो रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर। इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। लगभग 20 से 30 लोग यहाँ पर मौजूद थे जो कि अपनी मांगों को रख रहे थे, लेकिन किसी तरह की भी कोई भी आश्वासन देता हुआ अधिकारी सामने नहीं आ रहा है। अगर हमारी बात अधिकारियों से हुई है तो अधिकारियों का कहना है कि बात ऊपर तक है, बात चल रही है, भर्ती प्रक्रिया में टाइम लगेगा। तो जिस तरीके से टाल मटोल अधिकारी लगा रहे हैं, अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे हैं, कई जिलों से आए हुए हैं, भटक रहे हैं, सालों से दौड़ रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल मोहम्मद शफी, इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और लखनऊ से ये आपको खबर दिखाई हमने, जहां पर तमाम अभ्यर्थी जुटे हुए पिकअप भवन के सामने, और ख़ास तौर से गन्ना अभ्यर्थियों 2016 के आवेदन पर ये तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। देखना ये होगा कि लंबी समय से इनकी मांगे अधर में अटकी हुई हैं। ऐसे में इस तरह लॉकडाउन खुलने के बाद अपनी जान जोखिम में डाल के तमाम अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन के लिए तो जुटे हुए हैं, लेकिन सरकारें इनकी मांगों को लेकर कोई संज्ञान लेती हैं कि नहीं लेती हैं। आपको बता दें कि तमाम विभागों के साथ ही साथ अलग अलग अभ्यर्थी जो हैं, चाहे हम शिक्षा विभाग के अभ्यर्थियों की बात कर लें या अन्य विभाग के अभ्यर्थियों की बात कर लें, कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या को लेकर अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं वो सरकार के सामने लगातार वो रख रहे हैं, प्रयास भी जारी है। लेकिन कोरोना काल में इनकी मांगों को लेकर कोई भी संज्ञान अभी तक लिया नहीं गया है। भारी संख्या में यहाँ पर लखनऊ में लॉकडाउन खुलते ही एक बार फिर से प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है, प्रदर्शन का दौर जारी भी है। देखना ये होगा कि कितने और समय इन तमाम अभ्यर्थियों को अपनी मांग को लेकर सरकार के सामने इसी तरह गुहार लगाते रहना पड़ेगा। और इसके बाद हम बात करेंगे महंगाई की मार कहां हो सरकार। एक बार फिर से महंगाई को लेकर जिस तरह की दुविधा आम आदमी के सामने बनी हुई है, आम आदमी को आज एक दिन में ही झटके वाली खबरें सामने आ रही हैं। आज सुबह जहां थोक महंगाई दर 12.94% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंची, तो वहीं मई में CPI यानी कि रिटेल खुदरा महंगाई 4.23% से बढ़कर 6.30% पर आ गई है। मई में खाने पीने की चीजों की रिटेल महंगाई अप्रैल के मुकाबले 1.96% बढ़कर 5.01% पर आ चुकी है, जबकि रिटेल इन्फ्लेशन के 5.39% पर रहने का अनुमान लगाया जा रहा था। पिछले महीने में मई खुदरा महंगाई दर बढ़ने की वजह पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीजों को बताया जा रहा है। महीने दर महीने के आधार पर मई में सब्जियों की महंगाई 14.18% से बढ़कर 1.92% बढ़ी है। बढ़ती CPI मुद्रास्फीति ने 6 महीने में पहली बार RBI की सहनशीलता पर की सीमा को भी पार किया है। आपको बता दें कि RBI ने दायरा 2 से लेकर 6% तक तय किया था।
इससे पहले लगातार 5 महीने तक खुदरा महंगाई दर 6% से नीचे बनी रही थी। मई में खाने पीने के सामान मई महीने में फ्यूल और बिजली की महंगाई अप्रैल के 7.91% से बढ़कर 11.58% तक आ चुकी है। मई में खाने पीने के सामान में 5.01% की वृद्धि हुई है। तो महंगाई को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं और जिस तरह से महंगाई की दर बढ़ी है, महंगाई का फीसद बढ़ा है, इन चीज़ों पर इतनी महंगाई मई महीने में खाने पीने के सामान में 5.01% की वृद्धि हुई है। वही मई महीने में फ्यूल और बिजली की महंगाई अप्रैल के 7.91% से बढ़कर 11.58% पर आ चुकी है। हाउसिंग की यदि हम बात करें तो हाउसिंग पे महंगाई 3.73% से बढ़कर 3.86% पे आई है। जूते चप्पलों की महंगाई बढ़कर 5.32% पर आ चुकी है। दालों की यदि बात करते हैं तो 7.51% से बढ़कर 9.39% पर आ चुकी है। थोक महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल के दाम में तेजी के साथ अप्रैल में थोक महंगाई 10.49% तक पहुंची, जो मार्च की तुलना में 7.39% ज्यादा बताई जा रही है। लेकिन अब मई माह में महंगाई दर का स्तर रिकॉर्ड तोड़ चुका है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मार्च माह में थोक महंगाई सिर्फ 3.1% थी। वहीं फरवरी में थोक महंगाई 4.17% थी। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने आंकड़े जारी करते हुए कहा है कि बेस इफेक्ट और महंगाई 2020 के मुकाबले क्रूड पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, नाफ्ता, फर्नेस ऑयल जैसे मिनरल ऑयल्स व मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की अधिक दरों के चलते मई 2021 में इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है। तो इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे और देश के अलग अलग राज्यों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और हर राज्य में किस तरह की स्थिति चल रही है, किस तरह लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं बढ़ती महंगाई के चलते, उस पर बातचीत करेंगे। स्वाति ओगले हमारे साथ भोपाल से बनी हुई हैं, भरत सिटी संवाददाता लखनऊ हमारे साथ बने हुए हैं, एहतिशाम असगर संवाददाता पटना हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ अशोक कुमार संवाददाता देहरादून भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भरत आपके पास आऊंगी। लखनऊ की यदि हम बात करें तो महंगाई का ये जो फीसद आया है, रिकॉर्ड स्तर पर खुदरा महंगाई के रेट पहुंच चुके हैं। महंगाई आम आदमी की नज़र में भी देखा जाए तो सब्जियों से लेकर तेलों तक की स्थिति इतनी खराब बनी हुई है कि हर व्यक्ति को अपने बजट में कटौती करनी पड़ रही है, कहीं चीज़ों को कम खरीद कर और कहीं अपनी बाकी चीज़ों में कटौती कर किसी तरह घर का गुजारा अब चल रहा है। क्या कुछ हालत है लखनऊ की यदि हम बात करें और किस तरह का रिएक्शन आ रहा है व्यापारियों का और साथ ही साथ खरीदारों का भी? जी भरत। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि एक तरफ कोरोना के लोग मार झेल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ महंगाई की बात से दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। बात करें डीजल की, बात करें पेट्रोल की या बात करें सब्जियों की, लगातार अगर जो दाम बढ़े तो आम जनता की जेब में साफ तौर पर बोझ पड़ रहा है। आलू की बात करें, प्याज की बात करें, टमाटर की बात करें, चाहे वो सरसों के तेल की बात करें, चाहे रिफाइंड की, लगातार जो जिस तरीके से दाम बढ़ना आम आदमी की जेब में जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। वो कटौती कर रहे हैं। घरों में जो लोग 5 किलो आलू ले जाते थे वो 2 किलो ले जा रहे हैं, जो टमाटर ले जाते थे वो 1 किलो टमाटर ले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। डीजल और पेट्रोल की हम लोग अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में तो 94 रुपए के आसपास पेट्रोल पहुंच चुका है और 86 रुपए से ऊपर डीजल पहुंच चुका है प्रति लीटर के हिसाब से। कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जरूर हो रहा है। महंगाई के आलू पहले 10 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो मिलते थे, अब वो आलू 25 रुपए किलो तक पहुंच गए। अगर टमाटर की बात कर ले हम लोग, टमाटर का भी जो रेट है वो भी 25 रुपए किलो के आसपास है। और प्याज की बात करते हैं तो 25 से 30 रुपए मिलने के लिए मजबूर है जनता। उत्तर प्रदेश सरकार को जरूर कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए, उसको महंगाई से बचाया जाएगा। हम लोगों से यहाँ बात करी और जानना चाहा तो उनका साफ तौर पर कहना है नौकरियां जा चुकी है। कोरोना काल में 2 महीने बाद अनलॉक हुआ है, व्यापार है नहीं, लेकिन जो छोटी छोटी जो जरूरी चीजें हैं
रोटी, आटा, चावल, तेल वो महंगा हो जाता है, तो असर साफ तौर पर मिलता है। हमारे साथ बात करने के लिए एक शख्स उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, क्या लगता है जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, कितना असर देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पर भारत आपके पास वापस लौट कर हम आएंगे। इसी बीच अशोक आपके पास आऊंगी और देहरादून की यदि हम बात करें, उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को भी 22 जून तक बढ़ाया गया है और ऐसे में दुकानें भी बंद हैं, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक और आय के साधन लोगों के पास नहीं है, दूसरी तरफ महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। क्या हालात हैं उत्तराखंड के और साथ ही साथ उत्तराखंड के लोगों के? बिल्कुल प्रियंका, देखिए देश भर में जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, उत्तराखंड राज्य की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो उत्तराखंड राज्य भी इससे अछूता नहीं है। यही कारण है, एक तरफ पहले जो जनता है वो कोरोना की मार झेल रही थी और अब जैसे कोरोना से राहत है तो महंगाई से आफत है। महंगाई लगातार जिस तरह से आसमान छू रही है, लगातार जनता की कमर आज टूट चुकी है। चाहे हम उसमें डीजल की बात करें, पेट्रोल की बात करें, या सब्जियों की बात करें, या गैस सिलेंडर की बात करें, या फिर रिफाइंड की बात करें, सरसों तेल की बात करें। गैस सिलेंडर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आज तकरीबन 1000 रुपए के आसपास गैस सिलेंडर के दाम हो चुके हैं। जो लोग बाग घर में महिलाएं जो पहले ये सोचकर चलती थी, जिनका जो सिलेंडर एक महीना में खत्म होता था, आज वो ये सोचकर चलती है कि किसी तरह उस सिलेंडर को 2 महीने उपयोग में लाया जा सके। महिलाओं ने अपने घर पर गैस सिलेंडर का यूज कम करके इंडक्शनों पर खाना बनाना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये साफ पता चलता है कि गैस सिलेंडर के दाम किस तरह से आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम की बात करें तो लगातार पेट्रोल के डीजल के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से आज अन्य राज्यों में भी पेट्रोल के दाम आज 100 के आसपास छू गए हैं, तो उत्तराखंड राज्य में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो दिन भी जब पेट्रोल के जो दाम है वो 100 के पास पहुंचेंगे। साथ ही प्रियंका यहाँ पर बताना चाहूंगा, आज सब्जियों की यहाँ पर हम बात करते हैं तो सब्जियों में भी जो तमाम जो हरी जो सब्जियां हैं वो कोई भी 50 रुपए से कम की सब्जियां नहीं है। लोगों के लिए सब्जियों पर हाथ डालना भारी हो चुका है। दालों की यहाँ पर बात करते हैं तो दालों में भी आज 80 से 100 रुपए से कम कोई दाल नहीं है। लगातार महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। अगर अप्रैल माह की यहाँ पर बात करते हैं, जो थोक महंगाई दर है वो 12.94% यहाँ पर तक पहुंच चुकी है और खुदरा महंगाई दर जो है वो 6.6% के आसपास तक पहुंच चुकी है। वही इसके मुकाबले मई 2020 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो थोक महंगाई दर -3.34% थी और एक साल के अंदर इतना बड़ा अंतर आया क्योंकि इससे पता चलता है कि जनता जो है वो आज किस तरह से महंगाई की मार झेल रही है। कोरोना से तो राहत है लेकिन महंगाई से अभी तक राहत नहीं है। हालांकि सरकार द्वारा लगातार इस पर अंकुश लगाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन किस तरह की रणनीति अभी तक सरकार द्वारा बनाई जाएगी, आगे किस तरह से इस पर अंकुश लग पाएगा, ये कहना अभी मुश्किल है क्योंकि अब तक कोई भी रणनीति सरकार द्वारा बनाई अब तक दिखाई नहीं दे रही। धरातल पर कोई भी योजना ऐसी दिखाई नहीं दे रही। अब लेकिन ये देखने वाली बात होगी कब तक महंगाई की मार से जनता जो है इस राहत पा सकेगी। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। स्वाति आपके पास आएंगे और भोपाल की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी क्या हालात बने हुए हैं, किस तरह लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं और साथ ही साथ व्यापारियों का क्या रिएक्शन है? जी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पहले पेट्रोल और डीजल के जिस तरीके से दाम बढ़े हुए थे उस पर काफी कुछ तरीके से प्रदर्शन भी किया गया विपक्ष की ओर से, लेकिन उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पे एमपीईबी भी अपने पूरे तरीके से चार्ज बढ़ाने की फिराक में है। यहाँ पर लोगों को जो है बिजली विभाग जो है झटका जरूर दे सकता है, उसका प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरीके से मीटर नया मीटर वगैरह जो बिठाने के जिस तरीके से जो चार्जेस लगते हैं उन चार्जेस में साथ ही कई अन्य ऐसे चार्जेस है उनमें कम से कम 68 to 70% शुल्क और बढ़ाने की मांगे उसमें की गई है। और जैसे ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बिजली विभाग जो है जरूर यहाँ मध्य प्रदेश में लोगों को जो है झटका दे सकता है। आपको बता दूं कि पेट्रोल डीजल के रेट जिस तरीके से यहाँ पर बढ़े हुए हैं, मैं आपको बताऊं कि 105 रुपए इस वक्त पेट्रोल चल रहा है। साथ ही आपको बताऊं कि डीजल की जिस तरीके से कीमतें बढ़ती जा रही है और पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ती जा रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलाकर इस पर जिस तरीके से जो टैक्स लगा रही है, हालांकि मिलता उसका अगर एक्स फैक्ट्री अगर कीमत आप अगर देखते हो डीजल और पेट्रोल की तो 32 से 33 रुपए मिलता है, लेकिन साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से टैक्स सरकार लगाती है, मैं आपको बताऊं कि 168% टैक्स जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस वक्त पेट्रोल डीजल पर लगा रही है क्योंकि राजस्व की जरूरत है।
जिस तरीके से लॉकडाउन बढ़ा है, सारी चीजें हुई है, सब कुछ सारे बिजनेस ठप हुआ है, उस वजह से सरकार को भी कई हद तक इन सारी चीजों का झटका जरूर लगा है। उसी के चलते राजस्व को अपने बढ़ाने के लिए सरकार जो है टैक्स को बढ़ाती जा रही, लेकिन इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है एक आम आदमी की जिंदगी पर देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरीके से लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है, लॉकडाउन में किसी के कोई कमाई का जरिया रहा नहीं लोगों के पास। वही सरकार जो वादे कर रही थी कि आपको 3 महीने का राशन हम फ्री में देंगे, आपको एडवांस में देंगे ताकि आपको परेशानी ना हो, दिक्कतें ना हो, वो भी सरकार अपने दांव पर पूरी तरीके से खरा नहीं उतर पाई। साथ ही जिस तरीके से पेट्रोल डीजल है, वही गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ते ही जा रहे, वहीं उसकी सब्सिडी कम होते जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को, अगर चाहे सरकार तो जो पेट्रोल डीजल है उस पर वो टैक्स कम करके लोगों को राहत दे सकती है, लेकिन इतने सारे जिस तरीके से जो प्रदर्शन किए गए उसके बाद भी सरकार तस से मस नहीं हुई है, ना ही किसी इस फिराक में दिख रही है कि कहीं ना कहीं कोई रेट यहाँ पर कम कर सके। जी बिल्कुल। इसके अलावा पटना से हमारे साथ एहतशाम असगर जुड़े हुए हैं। जी एहतशाम, पटना की यदि हालातों की बात करें तो क्या कुछ हालात पटना में बने हुए महंगाई को लेकर? जी एहतशाम, आप अपने फोन के अनम्यूट बटन को चेक करें क्योंकि आपकी आवाज हम तक ठीक तरह से पहुंच नहीं पा रही है। जी अब अपनी बात रखें आप। तो यहाँ पर हमारी संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है। और लगातार महंगाई को लेकर हम जो बात कर रहे हैं, तमाम अलग अलग राज्यों के संवाददाताओं से हमने संपर्क किया और जिस तरह की स्थिति पूरे भारतवर्ष में बनी हुई है, हर राज्य की अपनी दिक्कतें हैं, अपनी परेशानियां हैं। कहीं पर्यटन की वजह से लोगों का कारोबार ठप पड़ा हुआ है कोरोना काल में, तो कहीं लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। सिलेंडर की यदि हम बात करें तो 1000 के पार पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से हमारी संवाददाता स्वाति ने बताया कि पेट्रोल की कीमत 105 रुपये प्रति लीटर चल रही है। ऐसे में आम आदमी के लिए ये मुसीबत का काल समझ में आ रहा है। कोरोना काल के बाद एक बार फिर से मुसीबतों का दौर आम आदमी के लिए यहाँ पर टूट पड़ा है। राजस्व की यदि बात की जाए तो तमाम राज्यों के सामने लक्ष्य है राजस्व इकट्ठा करने का और साथ ही साथ इतने दिनों से जो व्यापार बंद पड़ा है उसको कहीं ना कहीं कवर करने का। लेकिन ये समय जो है ये आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। कोरोना काल में जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि नौकरियों में कटौती के साथ ही साथ कई डिपार्टमेंट्स में ऐसा है, कई विभागों में ऐसा है जहां पर लोगों को आधी सैलरी दी जा रही है, लोगों को काम से निकाला गया है, काम पूरी तरह से चल नहीं रहा है। ऐसे में आम आदमी के लिए एक तो इनकम कम होना और दूसरा महंगाई बढ़ते जाना। ऐसे में बजट को काबू में रखना, बच्चों की पढ़ाई के साथ ही अपने खान पान की व्यवस्था करना दूभर होता जा रहा है लगातार। एहतशाम, मैं आपके पास वापस आऊंगी और तमाम राज्यों की हम बात कर रहे थे। बिहार और पटना की यदि बात की जाए तो क्या कुछ हालात महंगाई को लेकर बने हुए हैं वहां पर? प्रियंका, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेट्रोल का लगातार दाम बढ़ ही जा रहा था। अभी सरसों का भी तेल का दाम बढ़ते ही जा रहा है। आपको मालूम होगा कि बिहार में प्रत्याशी मजदूर का संख्या बहुत ज्यादा है और इसका मार प्रत्याशी मजदूर भी झेल रहे हैं। जितना भी यहाँ पे मजदूर थे, धीरे धीरे जो तेल था तेल भी धीरे धीरे कम करके अपना यूज, जहाँ 5 किलो तेल में यूज होता था वहाँ अब 2 किलो ही तेल में कैसे करके अपना यूज कर रहे हैं। आइए हम थोड़ा पेट्रोल, अभी हम पेट्रोल पंप के समीप खड़े हैं। कुछ आदमी लोग हैं, उनसे हम कुछ जानेंगे कि महंगाई का मार कितने लोग झेल रहे हैं। पेट्रोल की बात करें तो लगातार विपक्ष। जी बिल्कुल, जल्दी से 1-2 लोगों से बात करा लीजिए क्योंकि हमारे साथ संवाददाता मधुर भी बने हुए हैं। जी एहतशाम, आप रुकिएगा, आपके पास दोबारा लौट के आएंगे। मधुर भी कानपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। जी मधुर, कानपुर के यदि हालातों की बात की जाए तो औद्योगिक नगरी होने के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापार पर बड़ा असर पड़ता है। कानपुर की जो भी कार्यकलाप होते हैं, तो क्या कुछ बना हुआ है? व्यापारियों का क्या कहना है जिस तरह से महंगाई की दर लगातार बढ़ती जा रही है? जी बिल्कुल, हम कानपुर की
कानपुर की बात करें, कानपुर का साथ ये बताना चाहेंगे आपको कि कानपुर में कोरोना काल से तो आदमी भी झेल रहा है, कोरोना काल से उभर नहीं पाया, लेकिन एक महंगाई एक ऐसी चीज आ गई सामने लोगों पे जो आदमी कमर तोड़ रही है। हम डेली बेस के आदमी बात करें, डेली बेस कमाने वाले व्यक्ति हैं जिनको सुबह अपना काम पे निकलते हैं, शाम को कुछ कमा के लाते हैं, लेकिन महंगाई की बात करें, जैसे हम सरसों तेल की बात करें 200 के ऊपर जा रहा है, पेट्रोल की बात करें वो आज डेढ़ में 90 और 100 के बीच में पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं महंगाई बहुत, आटे से लेके तेल से सब्जियां, सबसे बड़ी बात है जो डेली बेस की सब्जियां हैं, जैसे आटा हुआ, सब्जी हुआ, इसकी आप देख सकते हैं कि जो टमाटर आपको 5 रुपए किलो 2 रुपए किलो मिलता है, आज वो 25-30 रुपए किलो, जो आलू 15 रुपए किलो तो आज वो 50 रुपए किलो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं महंगाई भी कमर तोड़ रही है, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं इसके लिए एक लगान लगानी चाहिए। जैसे प्याज की मैं बात करूँ, प्याज बहुत खाए जा रहे हैं, तो जो जमाखोर लोग हैं, जो सब्जी जमा करते हैं, जो आलू जमा कर, प्याज जमा करते हैं, जो सरसों तेल, ये जितने भी है मिलाची, उनके लिए कहने की जमाखोरों के ऊपर खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करी जाए, जिसके खिलाफ जो भी ये जो महंगाई चल रही है वो महंगाई थोड़ी कम हो सके। हम कोरोना काल की बात करें, कोरोना काल का आदमी तो वैसे टूटा है, क्योंकि डेली बेसिस की बात करें, जैसे मॉल हुआ, आपका सिनेमा घर हुआ, और भी जो कंपनी है जो कि अपना वर्कर को हटा चुकी है, जिनके पास डेली बेसिस कमाने के लिए नहीं है, उनके लिए एक ही बहुत बड़ा संकट एक सामने आया है। तो ये महंगाई कम नहीं होगी, कहीं ना कहीं कमर और आगे तोड़ेगी, जिसके कारण बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा लोगों को। जी बिल्कुल मधुर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एहतशाम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति आपका शुक्रिया, और साथ ही साथ भारत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा हालातों तक हमें रूबरू कराने के लिए। और यहाँ पर महंगाई की हम लगातार बात कर रहे हैं, महंगाई को लेकर जिस तरह से जनता पर मार पड़ रही है, ऐसे में सरकार को अब जरूर जनता के लिए कुछ ना कुछ सोचना होगा, क्योंकि कोरोना काल के बाद जिस तरह से महंगाई है, उस तरह से जनता के लिए इन दोनों ही मुसीबतों से उबर पाना लगभग मुश्किल होता जा रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आगे जरूर बढ़ेंगे और तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे।